चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो इनके द्वारा शो होने वाली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं +4 और +6। इस टेबल में आप डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख सकते हैं। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स -2 से लेकर के मैक्सिमम +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -1, -2 और +2 हैं। लेकिन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन केवल और केवल OF2 में ही शो करता है। अगर हम सल्फर से लेकर के टेलुरियम तक की बात करें तो हम देखेंगे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ही शो करते हैं, जबकि +6 जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसको ये केवल फ्लोरीन के साथ ही शो करते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है, जब एलिमेंट्स +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो वो मोस्टली कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से D और F ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता है कि इनर D और F इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छे से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आउटर s ऑर्बिटल्स पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। चलिए अब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की। इसके बाद रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे हैलोजन के साथ। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ H2E टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। यहां पर E ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। चलिए अब इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहां पर हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का ओवरलैप दिखाया है। अगर हम इस ओवरलैप को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे आएंगे, यानी कि 2p ऑर्बिटल से 3p, 4p और 5p ऑर्बिटल की तरफ, तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस आ जाएगा और ऑर्बिटल के साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना ही ओवरलैपिंग बहुत वीक होती है, या बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन ऑर्बिटल डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि 2p और 1s ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जबकि 5p और 1s ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, यानी कि वीक होगी। इसलिए अगर हम ओवरलैपिंग ऑर्डर की बात करें तो उस ऑर्डर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिक्रीज करेगा 2p 1s के ओवरलैपिंग से लेकर के 5p 1s के ओवरलैपिंग तक। और इसीलिए अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो ऑक्सीजन के हाइड्राइड से लेकर के लगातार डिक्रीज करेगा पोलोनियम के हाइड्राइड तक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो इस ग्रुप के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के हाइड्राइड की होगी, यानी कि ऑक्सीजन के हाइड्राइड की, और जो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो सबसे नीचे वाले एलिमेंट के हाइड्राइड की होगी, यानी कि पोलोनियम के हाइड्राइड की।
और इसीलिए अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी बिल्कुल वही होगा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी तो उसकी वजह से जो आपका कंपाउंड है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड सबसे स्टेबल होगा और पोलोनियम का हाइड्राइड सबसे वीक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज होती है। चलिए अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स तो आप समझ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे कि इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक कैरेक्टर किस ऑर्डर में फॉलो होता है। यहां पर आप इन हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन के हाइड्राइड से पोलोनियम के हाइड्राइड की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। और हम ये जानते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ से हाइड्रोजन को बहुत ईजिली रिमूव किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि H2O यानी कि ऑक्सीजन के हाइड्राइड से हाइड्रोजन को रिमूव करना मुश्किल है, जबकि पोलोनियम के हाइड्राइड से हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पहले हाइड्रोजन देगा वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड सबसे वीक रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, जबकि पोलोनियम का हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। इसके ऑर्डर को आप यहां पर देख सकते हैं। इवन ऑक्सीजन के हाइड्राइड का तो रिड्यूसिंग नेचर इतना डिक्रीज होता है, इतना कम होता है कि उसको हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एट ऑल। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी वही होगा जो कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर था, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर भी बॉन्ड लेंथ पर ही डिपेंड करता है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसलिए अगर हम एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो वो होगा H2O, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा H2S, उसके बाद H2SE, H2TE और सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए H2PO यानी कि पोलोनियम का हाइड्राइड।